साल 1905। पूरा भारत मानो सुलग रहा था, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस बार लड़ाई तलवारों, बंदूकों या तोपों से नहीं लड़ी जा रही थी। ये एक बिल्कुल नए तरह का युद्ध था, जिसका हथियार था महज एक सूती कपड़ा, एक साधारण सा विदेशी सामान और एक गूंजता हुआ नारा, स्वदेशी अपनाओ, विदेशी भगाओ। अंग्रेजों को लगा था कि उन्होंने अपनी चालाकी से भारत को हमेशा के लिए बांट दिया है, लेकिन उन्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उनका यही फैसला उनके इतने विशाल साम्राज्य की नींव को पूरी तरह हिलाकर रख देगा। तो चलिए सीधे इस ऐतिहासिक घटना की गहराई में चलते हैं और आज के इस विशेष विश्लेषण के जरिए समझते हैं कि कैसे भारत ने पहली बार अंग्रेजों पर हथियारों से नहीं बल्कि सीधे उनकी अर्थव्यवस्था पर करारा प्रहार किया था। अब यहां एक बड़ा सवाल उठता है, क्या सिर्फ सड़कों पर विदेशी कपड़े जलाने से दुनिया का सबसे शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य सच में डर गया था? जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो ये सवाल बहुत ही अहम हो जाता है। आज हम यही उजागर करेंगे कि कैसे एक साधारण सी दिखने वाली आर्थिक हड़ताल असल में भारत की आज़ादी की सबसे बड़ी और असली शुरुआत बन गई। कैसे इस एक छोटे से कदम ने पूरे देश की सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। खंड 1, बंगाल विभाजन की खतरनाक चाल। अगर हम अंग्रेजों के आधिकारिक कारण की बात करें तो उनका कहना था कि बंगाल बहुत बड़ा है और सिर्फ प्रशासनिक सुविधा के लिए, कामकाज को आसान बनाने के लिए इसे बांटा जा रहा है। सुनने में तो काफी लॉजिकल लगता है ना, लेकिन उनका असली मकसद तो कुछ और ही था। असलियत यह थी कि उस समय बंगाल पूरे भारत में राष्ट्रवाद का सबसे मजबूत और बड़ा केंद्र बन चुका था। वहां क्रांतिकारी विचार सचमुच जंगल की आग की तरह फैल रहे थे और अंग्रेज इस बात से पूरी तरह खौफजदा थे। वो बहुत अच्छे से समझ चुके थे कि अगर बंगाल में हिंदू मुस्लिम एकता इसी तरह बनी रही तो भारत में आजादी की उठती हुई इस मांग को कुचलना उनके लिए लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इसके बाद घटनाक्रम बहुत ही तेजी से बदला। साल 1905 में विभाजन की घोषणा हुई और 16 अक्टूबर को इसे जबरन लागू भी कर दिया गया। लेकिन ठीक उसी दिन भारत में कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद शायद अंग्रेजों ने अपने सबसे बुरे सपने में भी नहीं की थी। विभाजन लागू होते ही बंगाल की सड़कें अचानक लाखों लोगों की भीड़ से भर गईं। सारी दुकानें बंद हो गई। हजारों की संख्या में लोग एक साथ गंगा किनारे पहुंचे और उन्होंने एक दूसरे की कलाइयों पर राखियां बांधी। सोचिए, ये राखी सिर्फ एक सूती धागा नहीं थी, बल्कि ये ब्रिटिश हुकूमत को एक साफ संदेश था कि चाहे वो जमीन को बीच से बांट दें, लेकिन वो लोगों के दिलों को, उनकी इस अटूट एकता को कभी नहीं बांट सकते। आगे बढ़ते हैं खंड 2 की तरफ, स्वदेशी, एक आर्थिक हड़ताल। स्वदेशी अपनाओ, विदेशी भगाओ। ध्यान दें, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, बल्कि यह एक अचूक हथियार था। बंगाल से उठी यह एक अकेली आवाज देखते ही देखते पूरे देश में गूंजने लगी थी। हर जगह चौराहों पर विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी। लोगों ने साफ शब्दों में अंग्रेजी कंपनियों का कोई भी सामान खरीदने से बिल्कुल इनकार कर दिया। और यह रणनीति सच में कमाल की थी, क्योंकि अंग्रेजों का सबसे बड़ा हथियार उनकी विशाल सेना नहीं थी, बल्कि वो पैसा था जो वो भारत से लूट रहे थे। जब भारतीयों ने विदेशी सामान का पूरी तरह बहिष्कार किया तो उन्होंने सीधे सीधे ब्रिटिश साम्राज्य की आर्थिक रीढ़ पर एक बहुत ही करारा प्रहार किया। खंड 3, छात्रों और महिलाओं का जागरण। इस आंदोलन की सबसे खास बात यह रही कि समाज का हर एक वर्ग अपने अपने तरीके से इसके खिलाफ उठ खड़ा हुआ। हजारों युवाओं ने अपने सुरक्षित करियर की परवाह किए बिना सरकारी स्कूल और कॉलेज छोड़ दिए। उन्होंने अंग्रेजों की दी हुई नौकरी के बजाय देश की आज़ादी का रास्ता चुना और इसके जवाब में देश भर में नई राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाएं बनाई गईं, जहां भारतीय संस्कृति और राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाया जाने लगा। महिलाओं की भूमिका तो इसमें और भी ज्यादा प्रेरणादायक थी। उन्होंने घर घर में चरखा चलाना शुरू कर दिया। वे अपने हाथों से सूत काटती, कपड़े बुनती और विदेशी कपड़ों के पूर्ण बहिष्कार का नेतृत्व करती थी। इतिहास में पहली बार था जब लड़ाई सिर्फ कुछ पुरुष या नेता नहीं लड़ रहे थे, बल्कि पूरा का पूरा समाज एक साथ जाग चुका था। खंड 4, तिलक और राष्ट्रवाद की गूंज। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये लाइन तो हम सबने सुनी है, लेकिन उस दौर में यह सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों की एक अटल प्रतिज्ञा बन गया था। बाल गंगाधर तिलक जी की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि उन्होंने इस पूरे आंदोलन को सिर्फ बंगाल की सीमाओं तक सीमित नहीं रहने दिया। उन्होंने गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव जैसे हमारे स्थानीय त्योहारों का बहुत ही सूझबूझ से इस्तेमाल किया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा किया जा सके और राष्ट्रवाद का संदेश जन जन तक फैलाया जा सके। उनकी इसी कमाल की रणनीति ने एक क्षेत्रीय आर्थिक बहिष्कार को पूर्ण स्वतंत्रता यानी स्वराज की एक राष्ट्रव्यापी मांग में तब्दील कर दिया। चलिए अब देखते हैं खंड 5, क्रूर दमन और नई क्रांति।
जाहिर सी बात है, अंग्रेज चुप तो बैठने वाले नहीं थे। उन्होंने इस आंदोलन को कुचलने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। एक एक करके सभी प्रमुख नेताओं को रातों रात गिरफ्तार किया जाने लगा। सार्वजनिक सभाओं पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। सच बोलने वाले अखबारों के दफ्तरों पर ताले जड़ दिए गए और जो लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे उन पर बेहद क्रूर लाठीचार्ज किए गए। लेकिन अब, और यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, इस क्रूरता ने लोगों को डराने के बजाय उनके संकल्प को और भी ज्यादा फौलाद बना दिया। पुलिस की हर लाठी के साथ ब्रिटिश राज के प्रति नफरत और आजादी की प्यास कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ती चली गई। इस सरकारी दमन का सीधा परिणाम ये हुआ कि आंदोलन अब भूमिगत हो गया, अंडरग्राउंड हो गया और इसने एक नया, कहीं अधिक आक्रामक रूप ले लिया। इसी दौर ने अनुशीलन समिति और युगांतर जैसे गुप्त क्रांतिकारी संगठनों को जन्म दिया। हमारे युवाओं ने ये अच्छी तरह समझ लिया था कि अब सिर्फ शांतिपूर्ण बहिष्कार से काम नहीं चलने वाला, अब उन्हें हर हाल में हथियार उठाने ही होंगे। खुदीराम बोस जैसे निडर युवा सामने आए, जिन्होंने बहुत ही छोटी सी उम्र में देश के लिए हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान कर दी। इन शहादतों ने अंग्रेजों को यह बिल्कुल स्पष्ट संदेश दे दिया था कि यह स्वदेशी आंदोलन तो सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत थी, असली और बड़ा तूफान तो अभी आने वाला है। और अंत में खंड 6, जीत और आत्मनिर्भर भारत। साल 1911 भारतीय इतिहास का एक बेहद निर्णायक और ऐतिहासिक वर्ष। लगातार हो रहे भारी विरोध, दिन ब दिन बढ़ते आर्थिक नुकसान और तेज होती क्रांतिकारी गतिविधियों के आगे आखिरकार उस घमंडी ब्रिटिश साम्राज्य को घुटने टेकने ही पड़े। इसी साल अंग्रेजों को मजबूर होकर आधिकारिक तौर पर बंगाल विभाजन को रद्द करना पड़ा। यह भारत के लिए महज एक सरकारी फैसला पलटना नहीं था, बल्कि यह ब्रिटिश राज के खिलाफ भारत की पहली सबसे बड़ी राजनीतिक जीत थी। इस एक साल ने पूरी दुनिया के सामने यह साबित कर दिया कि अगर भारतीय सच में एकजुट हो जाएं, तो दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी ताकत उन्हें कभी हरा नहीं सकती। 1905 का वो महान स्वदेशी आंदोलन सिर्फ कुछ विदेशी कपड़ों को आग लगाने की कहानी बिल्कुल नहीं थी। वो तो उस ऐतिहासिक दिन की कहानी थी जब भारत ने पहली बार खुद पर, अपनी असली क्षमता पर भरोसा करना सीखा था। जब देश ने यह समझा कि असली आज़ादी की शुरुआत सिर्फ सीमाओं पर लड़े जाने वाले युद्ध से नहीं, बल्कि अपनी सोच को बदलने और पूरी तरह से आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने से होती है। आज भी जब आधुनिक समय में मेड इन इंडिया या आत्मनिर्भरता की बात होती है, तो वास्तव में हम उसी पुराने स्वदेशी आंदोलन की गौरवशाली विरासत को ही जी रहे होते हैं। तो अगली बार जब भी कोई भारतीय उत्पाद खरीदा जाए, तो ये जरूर याद रखना चाहिए कि ये सिर्फ एक आम खरीदारी नहीं है। यह उस महान आर्थिक विद्रोह की एक गूंज है जिसने कभी एक पूरे साम्राज्य को हिलाकर रख दिया था। क्या आज के इस आधुनिक युग में भी वैसी ही आत्मनिर्भर और स्वदेशी सोच रखने का साहस जुटाया जा सकता है? इसी एक गहरे विचार के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।